हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आज तक पहाड़ों से निकलने वाली नदी ने भी कभी भी रास्ते में किसी से ये नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। वो तो बस बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। तो आपको भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जो एक टॉपिक हमारा बाकी था, केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स देखते थे हम, उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमने 3 टाइप्स देखे थे। उसमें इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक पे हम आए थे, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। और फिर आगे एक और टाइप का केमिकल रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम अलग अलग रिएक्शंस देखेंगे और साथ साथ में रिएक्टिविटी सीरीज भी देखेंगे। तो आओ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर से डियर स्टूडेंट्स एक बार देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। सो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू स्मॉलर और अ सिंपल substances or units are called decomposition reactions। तो ऐसे वाले रिएक्शंस के जिसके अंदर एक सब्सटेंस या एक रिएक्टेंट जो है, एक रिएक्टेंट दो दो प्रोडक्ट में या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड होता है, वैसे वाले रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो उसके हमने कुछ टाइप्स देखे थे और जनरली ये देखा जाता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होते हैं, यानी कि उसमें एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ती है। बस उसी के ऊपर से हमने ये जो रिएक्शंस हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि उसमें बाहर से हीट देनी पड़ती है। दूसरा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कि जिसके अंदर डिकम्पोजिशन जो है वो लाइट से होता है। और तीसरा रिएक्शन जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो वर्ड ही बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे होता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसके लिए यहाँ पे एक बीकर लिया गया है प्लास्टिक का, और जिसको 2 छेद किए गए हैं। उसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड्स जो हैं उसको फिट किए गए हैं रबर की हेल्प से, और उसको इस तरह से पानी से भर देना है कि ये वाले इलेक्ट्रोड्स जो है वो पानी के अंदर डूब जाने चाहिए। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब ली गई है जिसको पानी से भर के ये वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दी गई है। अब जो ये रॉड है, ग्रेफाइट के जो रॉड है, वो रॉड्स को दोनों को बैटरी के साथ जोड़ देना है। यहाँ पे हमने ली है 6 वोल्ट की बैटरी, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम बोलते हैं एनोड, तो उसको हमने ग्रेफाइट के रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम बोलते हैं कैथोड, उसको भी जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो पानी लिया गया है उसके अंदर कुछ बूंदें H2SO4 की डाली जाती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे H2SO4 इसलिए डाला जाता है कि अगर वाटर के अंदर सॉल्ट हो या बिल्कुल ना हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को इतने अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाता। तो इलेक्ट्रिसिटी को ये वाटर अच्छे से कंडक्ट कर पाए, यानी कि वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने उसमें H2SO4 की कुछ बूंदें डाली है। अब यहाँ पे करंट पास करने पे होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे H2O वाटर के अंदर जो सारे बॉन्ड्स हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएंगे वैसे यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है
वो पॉजिटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो H2O में पॉजिटिव आयन क्या होगा? H प्लस। क्या होगा पॉजिटिव आयन? H प्लस। तो H प्लस जो है प्लस आयन होने की वजह से जाएगा कैथोड की ओर, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा और बबल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स हमको दिखेंगे। और दूसरा कि O माइनस जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए वो एनोड के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे भी बबल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर ये वाला गैस जो है वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर की तरफ इकट्ठा होता जाएगा और जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा और गैस जो है ऊपर की ओर इकट्ठा होता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जो गैस है उसको थोड़ा डार्क करके दिखाया है। तो यहाँ पे एक तरफ, इस तरफ यानी कि कैथोड की जो साइड है उस तरफ हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा और एनोड की तरफ ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा। लेकिन अगर ये वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो एक डिफरेंस आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो हाइड्रोजन की मात्रा से कम है। तो बच्चों ऐसा क्यों? सोचो सोचो, ऐसा क्यों? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है जो कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स के साथ जुड़ा है। मतलब यहाँ पे H के कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस का जो प्रपोर्शन है वो ऑक्सीजन की कंपेयर में ज़्यादा होगा। तो आया समझ में कि यहाँ पे जो है गैस जो है वो ज़्यादा कलेक्ट होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमको ये चेक करना हो कि यहाँ पे कलेक्ट हुआ जो गैस है वो कौन सा है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो लेबोरेटरी में भी हम ये वाली चीज़ को करने के लिए बहुत प्रिकॉशन लेते हैं। तो जब कभी ये वाला प्रैक्टिकल आप करो तो टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में आपको करना चाहिए, क्योंकि मैंने आगे भी बोला था कि हाइड्रोजन गैस की कंबशन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको बहुत ही केयर लेके करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाली ट्यूब जो हमने इन्वर्टली रखी है उसको हम लेंगे और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास अगर हम बर्निंग कैंडल अगर पास में ले जाएंगे तो होगा क्या स्टूडेंट्स? याद करो, हमने क्या बताया था आपको? यस, बिल्कुल राइट, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होगा जो कि ये बताता है कि ये कौन सा गैस है? यस, हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस के लिए की जाने वाली टेस्ट है जो कि आगे के चैप्टर में भी आपको आएगी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर है उसमें बार बार कई टेस्टिंग्स आएंगे कि जिसके अंदर मेटल के साथ जब एसिड या बेस रिएक्ट होते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, तो उसकी जो टेस्ट होती है कि भाई हाइड्रोजन मतलब गैस प्रोड्यूस हुआ तो कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ। तो तभी भी कैंडल, बर्निंग कैंडल को अगर वो गैस के पास जब हम पास में ले जाते हैं तो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे पता चलता है कि ये वाला जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होगा वो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो आ गया समझ में कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है। तो बोर्ड में कई बार ये रिएक्शन भी पूछा जाता है विथ डायग्राम, तो डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लो। अगर हो सके तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर डायग्राम की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मैंने यही वाले रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, अब हम 2 और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे लिया है हमने NaCl यानी कि
सॉल्ट, खाने वाला नमक, जिसको हमने पानी के अंदर घोल बना दिया है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये वाले सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलेगी। एक तो मिलेगा हमको NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हमको दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी हाइड्रोजन की, और तीसरी प्रोडक्ट मिलेगी हमको क्लोरीन की। ये वाले रिएक्शन का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने स्टार किया है, ये भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ पे हमने जो एक्वियस सॉल्यूशन लिया उसकी जगह पे हम NaCl को मॉल्टन स्टेट में ले, यानी कि पानी में ना घुलते हुए थोड़ा सा इसके अंदर जब मॉइस्चर लग जाता है तो अपने आप वो पिघलना स्टार्ट होता है। तो ऐसे वाले मॉल्टन सोडियम क्लोराइड के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सोडियम मेटल अलग होगी और उसके अंदर का जो Cl गैस है वो इवोपरेट हो जाएगा। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी ये वाला NaCl कम्प्लीटली सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे हमें कुछ भी ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना हो तो वो एक्वियस फॉर्म में होना चाहिए या तो फिर वो मॉल्टन स्टेट में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक और रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है तो हम देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन। द रिएक्शन in which more reactive metal displaces less reactive metal from its aqueous salt solution. It is called displacement reactions. तो समझ में आया बच्चों? तो मैं उसको बड़े ही सिंपल से एग्जांपल में समझाती हूँ कि अगर आपके ग्रुप में आप लोगों के फ्रेंड है वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, 2 फ्रेंड अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो एक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरा जो है वो वीक है। तो अगर दोनों में झगड़ा हो रहा है तो जीतेगा कौन? यस ऑफ कोर्स, जो स्ट्रॉन्ग है वो जीतेगा, है ना। तो अब हम देखते हैं जनरल फॉर्मूला, यानी कि क्या? यस, GF। नहीं, वो वाला GF नहीं, जनरल फॉर्मूला वाला GF। तो बच्चों यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स है, एक रिएक्टेंट है AB और दूसरा है C। अब C की कंपेयर हम B के साथ करें तो ये C जो है वो B से स्ट्रॉन्गर है। क्या है? B से ये स्ट्रॉन्गर है। तो ये क्या करेगा? हाँ, ये करेगा बी की प्लेस ले लेगा, उसको धक्का मार के हटा देगा साइड पे और वो उसकी प्लेस पे बैठ जाएगा, उसकी सीट पे बैठ जाएगा। तो ये पॉलिटिक्स वाली कोई सीट नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे भी वही होता है केमिकल, ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी वही है। जैसे कि होता है ना, चेयर की जो मगजमारी होती है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करके चेयर ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन में ऐसा ही कुछ होता है कि ये जो C है वो B से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो होता ये है कि ये वाला C B को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह से उसको हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाले रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ऐसे वाले रिएक्शन के हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिया है Fe यानी कि आयन। जब आयन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होता है तो बनता है FeSO4 यानी कि आयन सल्फेट, और साथ में कॉपर जो है वो सेपरेट होता है। यहाँ पे ये क्यों होता है? तो ये यूँ होता है कि Fe जो है वो
यहाँ पे कॉपर मेटल है, आयन भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, लेकिन आयन मेटल जो है वो कॉपर मेटल से क्या है, आयन मेटल कॉपर मेटल से यस ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो क्या करेगी, कॉपर को बच्चों डिस्प्लेस करेगी और उसकी जगह ले लेगी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, FeSO4। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर ये वाले ब्लू वाले सॉल्यूशन में एक आयन का नेल आप डाल दो, आयन का नेल नया वाला लो, और फिर नया वाला जो आयन का नेल होगा उसका कलर आपको ग्रे टाइप का दिखेगा, लेकिन अगर उसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल के थोड़ी देर के लिए रखेंगे और उसको जब हम बाहर निकालेंगे तो उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। वो ब्राउन इसलिए हो जाएगा कि वो यहाँ पे ये CuSO4 के साथ रिएक्ट होके यहाँ पे क्या बनाता है, FeSO4, और ये वाला जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो थोड़ा फेड हो जाएगा, यानी कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या दिखाएगा, हाँ वो ये दिखाएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे वाले रिएक्शंस जो होते हैं उसको कौन से नाम से हम जानते हैं, यस उसको जानते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, तो हम और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको लगेगा कि भाई ये इतने सारे रिएक्शन में हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सी मेटल या कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही एक इजी वे है कि जिसके अंदर अगर बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको कोई भी इक्वेशन दे दे तो आपको बड़ी आसानी से आप वो चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये बाय हार्ट लर्न करनी है, लेकिन उसको भी याद करने के लिए कुछ इजी ट्रिक है। तो फ़िलहाल हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में। यहाँ पे मैंने इस तरफ एलिमेंट्स के नेम लिखे हैं और राइट हैंड साइड पे मैंने उसके सिम्बॉल्स लिखे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयन Fe, लेड Pb, हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने मेटल लिखा है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, फिर भी मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में उसको लिखा है बच्चों। तो लिखने के पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को रेफरेंस के तौर पे लिखा है। किसके तौर पे लिखा है, रेफरेंस के तौर पे लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन के नीचे कुछ एलिमेंट्स के नेम लिखे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो सीरीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपर जिसका सिंबल है Cu, मर्क्यूरी यानी कि Hg, सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt, गोल्ड Au। तो जब हम गोल्ड से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो, मतलब गोल्ड की रिएक्टिविटी की हम कंपेयर करें तो गोल्ड की रिएक्टिविटी कम है, लेकिन प्लेटिनम की उससे ज़्यादा है। प्लेटिनम की कंपेयर करें अगर सिल्वर से तो यहाँ पे सिल्वर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। वैसे ही जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, यानी कि सबसे मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसकी है बच्चों, यस पोटेशियम की। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे मैंने एरो भी दिखाया है जो कि ये दिखाता है कि रिएक्टिविटी ऊपर जाते बढ़ती है, यानी कि यहाँ पे अल्कली मेटल जो है उसकी रिएक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा होती है बच्चों। और यहाँ पे
हाइड्रोजन की तो रेफरेंस के तौर पे मैंने बात की, जो कि मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। वैसे ही यहाँ पे मैंने एक एरो करके दिखाया है। तो यहाँ पे कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें कार्बन का जिक्र होता है, तो यहाँ पे कार्बन का प्लेस हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि वो भी क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और एरो दिखाया है, यानी कि हम पोटेशियम से जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है वो घटती है, यानी पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और Ag यानी कि गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो बच्चों समझ में आ रहा है, यहाँ पे Ag सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड नीचे है। कुछ समझ में आया क्या आपको? यस, इसीलिए तो हम उसकी ज्वेलरी बनाते हैं, क्योंकि वो मतलब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उसके साथ भी बहुत बहुत यानी बहुत ही कम रिएक्ट होते हैं। इसीलिए उसके ऊपर जैसे कि आयन का ऑक्सीजन के साथ मिलके आयन ऑक्साइड बनता है, वैसे ये वाली मेटल्स जो है वो इतना जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए ये वाले मेटल के जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो जनरली वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाली जो मेटल है उनको इनर्ट मेटल के नाम से भी हम जानते हैं, या लेस रिएक्टिव मेटल्स भी उनको बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये वाली एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखी, वैसे ही एक सीरीज हम देखेंगे हैलोजन रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें मैंने लिखा है F फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I मीन्स आयोडीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे थोड़ी कम, Br की उससे भी कम, और I की अगर बात करें तो उसकी सबसे कम। समझ में आया बच्चों? जैसे हम I से ऊपर की ओर जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो रिएक्टिविटी है बढ़ती जाएगी। आई के बाद अगर देखें तो Br जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, Br से ज़्यादा रिएक्टिव Cl है, Cl से ज़्यादा रिएक्टिव F है। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 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 जल्दी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम आगे ये सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पहला एग्जाम्पल देख लिया, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है तो ZnSO4 बनाता है और साथ में Cu बनता है। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जिंक जो है रिएक्टिविटी में हम लोगों ने देखा कि जिंक भी रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के ऊपर है, यानी कि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए जिंक भी कॉपर को क्या करेगी? यस, डिस्प्लेस करेगी, उसकी प्लेस ले लेगी जिंक मेटल और बनाएगी ZnSO4। तो यहाँ पे हमने देखा था कि CuSO4 का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है, और जब वो Zn के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्यूशन धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट होता है। अब आओ आगे हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। Pb प्लस CuCl2 इज इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu। तो यहाँ पे जो लेड है उसका कलर जो होता है वो ब्लूइश ग्रे होता है, और CuCl2 का कलर जो है वो ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है। ये दोनों में आपस में जब रिएक्शन होता है तो Pb जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा? Cu की प्लेस ले लेगा और क्या बनाएगा बच्चों? प्रोडक्ट PbCl2, जिसका कलर अगर हम देखने जाए तो वो क्या होता है? कलरलेस होता है। यानी कि यहाँ पे आगे हमने देखा वैसे सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, और Cu जो है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं कि Fe2O3 सॉलिड की अगर ये वाला रिएक्शन जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना बच्चों आप। तो Fe2O3 जब Al के साथ, यानी कि
आयन ऑक्साइड जो है जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होता है, उसको जब हम थोड़ी हीट देते हैं तब रिएक्शन होता है और बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, और साथ में बनता है Fe कैसे स्टेट में आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो सॉलिड स्टेट में था और यहाँ पे वो मॉल्टन स्टेट में आ जाता है, और यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसका यूज़ जो है वो रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उसको जोड़ने में होता है, और दूसरा जब मशीनरी में क्रैक्स हो जाते हैं तब उसको भी जोड़ने के लिए ये वाले रिएक्शन का यूज़ होता है। तो ये वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। चलो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो हमने जो एग्जांपल्स देखे थे वो मेटल के सॉल्ट के साथ के रिएक्शंस देखे थे। अब हम मेटल देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मेटल के सॉल्ट की जगह पे मैंने 2 एग्जांपल ऐसे लिए हैं, 3 एग्जांपल लिए हैं, जिसमें एक में मैंने एसिड लिया है, दूसरे में मैंने वाटर लिया है और तीसरे में मैंने बेस लिया है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। जिंक मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट होती है तो यहाँ पे बच्चों याद करो रिएक्टिविटी सीरीज़। हाँ बिल्कुल सही, रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन जो था वो जिंक के नीचे था, यानी कि जिंक जो है हाइड्रोजन की कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके Cl के साथ क्या बनाएगी, जिंक क्लोराइड बनाएगी और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी। तो आया कुछ याद वापस, यहाँ पे H2 लिखा है, कुछ याद आया बच्चों? यस, क्या? पॉपअप साउंड। हाँ, तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होती है तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। ओके, तो डिपेंड करता है यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल है और यहाँ पे हमने कौन सा एसिड लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। Mg मेटल जब H2O के साथ रिएक्ट होती है, यहाँ बच्चों मैंने लिखा है L, क्या लिखा है? L, यहाँ पे S सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पे MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या लिबरेट होता है? हाँ, वही पॉपअप साउंड वाली गैस। ठीक है, याद रह गया ना? अभी तो आप भूलने वाले नहीं हो, बिल्कुल अभी तो याद रह ही गया होगा आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल के ऊपर। Zn मेटल जब NaOH के साथ यानी कि जिंक मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट होती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जिंक ही होना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल हमने जिंक मेटल का लिया है। यहाँ पे और भी कोई मेटल होती तो भी वो बेस के साथ जब रिएक्ट होती है तब यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जिंक लिया है तो सोडियम जिंकेट बना है। ठीक है बच्चों, तो Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। यस, क्या लिबरेट होता है? ये भी बोर्ड की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये कई बार बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है बच्चों, तो उसको ध्यान से देखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे पहले के जो एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मैंने बताए वो सारे एग्ज़ाम्पल मेटल्स को लेके बताए थे। अब मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ में एक और रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको बताई थी, वो किसकी थी? यस, वो थी हेलोजन की। हेलोजन सीरीज़ के सारे एलिमेंट्स की थी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पे मैंने एक और एलिमेंट जोड़ दिया है एस्टेटाइन। ठीक है, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी जो है बाकी के सारे एलिमेंट से सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने ये हेलोजन को लिया है और साथ में उसका रिएक्शन मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे Cl2 है, Cl2 गैसियस स्टेट में है। यहाँ पे वो जब एक्वियस KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होता है
तो Cl जो है Br को डिस्प्लेस करता है, यानी कि उसकी जगह ले लेता है और क्या बनाता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, Br2। क्या मिलता है, Br2, जो कि कौन से फॉर्म में होता है, यस बच्चों, वो होता है एक्वियस फॉर्म में। एक और एग्जांपल, Cl2 गैसियस फॉर्म में है, +2Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड कौन से फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में। तो यहाँ पे Cl जो है, Cl2 जो है, ये I को क्या करेगा बच्चों, यस डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह ले लेगा और बनाएगा KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और I2 को लिबरेट करेगा, जो कि कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, Br2 एक्वियस +2Ki एक्वियस। यस, अभी आपको समझ में आने लगा है बिल्कुल कि क्या करेगा ये Br, I को डिस्प्लेस करेगा, उसकी प्लेस ले लेगा और क्या बनाएगा, KBr +I2 गैस। तो बच्चों, होप आपको ये सारे रिएक्शंस जो है समझ में आ ही गए होंगे। और आज का जो ये वीडियो है यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम एक और आगे के वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ आना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको आज लर्न करना है, क्योंकि आपको ये आगे जाके बहुत ही काम आने वाली है। केमिस्ट्री के जितने भी सारे चैप्टर्स आप पढ़ोगे, उसमें रिएक्टिविटी आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कैसे भी कोई ट्रिक से याद रख सकते हो, इसकी ट्रिक मैं बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो जितना भी आज मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करते रहिएगा। अगर आगे के वीडियो की चीज़ें अगर आपको लगता है कि याद रह गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैंने बोला था वैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और जाते जाते बस वही रिक्वेस्ट, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, आप लोगों के आपके फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, चलो। और हाँ, आपको कुछ अगर लगता है कि कुछ कमेंट देने जैसा है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भी बोल सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो में ये कुछ लगता है कि भाई मैडम को सजेस्ट करना जैसा है, तो आप मुझे वो सजेशन बिल्कुल दे सकते हो। और हाँ, मुझे एक लास्ट वीडियो में एक कमेंट आई थी कि मैडम ये जो वीडियो है वो मतलब कैमरा हिल रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है उसमें मैं ये सारे वीडियो ले रही हूँ, तो मेरे पास कुछ स्पेशल टूल्स नहीं है। मैं मेरे अपने मोबाइल से ही काम चला रही हूँ, बाकी का और कुछ भी नहीं है मेरे पास, जो कि जैसे होना चाहिए। अगर मोबाइल रखने के लिए एक स्टैंड होता है, वो अगर हो तो बहुत अच्छा है कि जिसके अंदर हम मोबाइल को फिक्स कर सके, है ना। और बोर्ड भी होना चाहिए, जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो उम्मीद रखते हैं कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम जल्दी से जल्दी आपके लिए वो सारी चीज़ें परचेज़ कर लें। तो प्यारे